हेलो साथियों, मैं सौरभ साहब एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट 2.0 पर हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति का जब अध्याय पढ़ाया था तो अनुच्छेद 74 में बताया गया, आर्टिकल अनुच्छेद 74, ठीक है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। इसी में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वह क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। पॉइंट क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 75(1) में, अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) में 75(1) में बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यह प्रधानमंत्री जो होता है भारत के संघीय कार्यपालिका का मुखिया माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। हमने आपको बताया था राष्ट्रपति जो होता है भारत में वो नाम मात्र का मुखिया होता है। केंद्र का जो राष्ट्रपति होता है, केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री मुख्य मुखिया माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है? लोकसभा का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? लोकसभा का चुनाव। साथियों, लोकसभा का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव होता है। इसमें विभिन्न पार्टियों के मुखिया होते हैं, विभिन्न पार्टियों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। उनका इलेक्शन होता है, उनका मतदान होता है। मतदान होने के बाद जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी के मुखिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिस भी पार्टी को क्या मिलता है? पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। पूर्ण बहुमत जिस पार्टी को प्राप्त होता है उसके मुखिया को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रपति बनाया जाता, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे हमने बात किया कि लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, कितने सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा में? तो हम बात करेंगे कितने सीटों पर? 543 सीटों पर। ठीक है, 543 सीटों पर क्या होता है? लोकसभा का चुनाव होता है। वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। अभी संविधान में नया संशोधन करके उस 2 जो एंग्लो इंडियन लोकसभा के सदस्य होते थे उनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अब इन्हीं 543 सदस्यों के लिए हमारे देश में मतदान होना है। ठीक है, ये जो 543 सदस्य हैं इनमें क्या होगा? जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, क्या प्राप्त होगा? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत के लिए क्या होगा? 543 का आधा करेंगे। ठीक है, जैसे 543 क्या 542 का आधा करते हैं। 542 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 दूना 4, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 करना 2। ठीक है, 271 से, ठीक है,
जिस भी पार्टी को क्या करना होगा, जिस भी पार्टी को क्या मिलेगा 271 प्लस 1 सीट मिलेगा, 271 प्लस 1 सीट। मतलब क्या होगा, जिस पार्टी में क्या होगा, जिस पार्टी के सदस्य पूरे देश में 271 प्लस 1 कहने का मतलब 272 सीटें जो पार्टी जीतेगी, जो पार्टी 543 सीटों में से 272 सीटें चुनाव जीतेगी, उस पार्टी को क्या किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, उस पार्टी के मुखिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए, 272 सीट अनिवार्य होता है। समझ गए। अब पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, किस व्यक्ति को हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ऐसा व्यक्ति उसके पास क्या हो, लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के बाद 6 माह के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता मिलनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसको प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। तो ये प्रधानमंत्री की योग्यता होती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे देश में न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष क्या होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, हमारे देश का क्या बनाया गया था, प्रथम प्रधानमंत्री। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 तक चला था, 1964 ईस्वी तक। ठीक है, इनका कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल था। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। कौन बनाए गए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के कौन थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1966 तक चला, 1964 से लेकर के 1966 तक चला। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद लाल बहादुर का कार्यकाल 1964 से 1966 तक चला। इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी, विदेश में, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कभी कभार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, तो हम क्या बताएंगे, लाल बहादुर शास्त्री बताएंगे। ठीक है, अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, सभी प्यारे साथियों सबको पता होगा कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल के अनुसार हमारे देश के 17वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से प्रधानमंत्री हैं, 17वें प्रधानमंत्री। पॉइंट क्लियर।
तो ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग का फिर से लोकसभा का चुनाव, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होनी है। पॉइंट क्लियर है? तो इसके बाद हमारे, अच्छा ठीक है, बात आती है कि हमारे देश के संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री का कोई वर्णन है? उप प्रधानमंत्री हम सभी को पता है कि भाई क्या था, आप सब जानते होंगे कि भाई इतिहास के अनुसार सब मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। लोगों का मानना है कि इनको जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जो सरकार बननी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं बननी थी। सरकार किसकी बननी थी? किसकी बननी थी? आयरन मैन की बननी थी। लौह पुरुष कौन कहलाते हैं हमारे देश के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वास्तव में सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल 1947 से 1950 तक, 1947 से 1950। ठीक है, तो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई वर्णन नहीं। ठीक है, हमारे देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री के लिए कोई पद नहीं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, ये असंवैधानिक पद है, असंवैधानिक पद। असंवैधानिक पद का मतलब होता है जिस पद का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। जिस पद का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है उस पद को असंवैधानिक पद कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अच्छा, आपको जानने की इच्छा होगी कि सर हमारे देश में आज तक कितने लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है? जानने की इच्छा होगी। ठीक है, तो हमारे देश में आज तक 7 बार, कितनी बार? 7 बार उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। पॉइंट क्लियर है? पहले हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। हमारे देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। उन्नीस सौ 67 से 1969 तक 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल था। ठीक, और एक बार की बात है चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम, इन दोनों व्यक्तियों को एक साथ उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम को एक साथ भारत का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1977 से 1978 तक। इस समय हमारे देश के 2 उप प्रधानमंत्री थे। 1977 से 1978, मतलब 1 साल के कार्यकाल के लिए चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को हमारे देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद और भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आप लोग सुने होंगे, नाम सुने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है,
इनको हमारे देश का क्या बनाया गया था 2002 से 2004 तक। 2002 से 2004 तक ये हमारे देश के क्या थे उप प्रधानमंत्री थे। 2002 से 2004 के बाद हमारे देश में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की गई। पॉइंट क्लियर है। ये हमारे देश के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे उप प्रधानमंत्री 7वें उप प्रधानमंत्री। पॉइंट क्लियर है। तो हमारे देश के 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद आज तक किसी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या सर उप प्रधानमंत्री का कोई वेतन होता है? क्या उप प्रधानमंत्री का कोई वेतन होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उप प्रधानमंत्री का कोई भी वेतन हमारे देश के संविधान में वर्णित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाने के बाद उप प्रधानमंत्री का वेतन नहीं दिया जाता है। उसको कौन सा वेतन दिया जाता है? जो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बन जाता है उसे कौन सा वेतन दिया जाता है? जो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, तो इन्हें कौन सा वेतन मिलेगा? क्या सर लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री का वेतन मिला था? नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को किसका वेतन मिला था? संसद का सदस्य। किसका सदस्य? संसद का सदस्य। संसद के सदस्य का जो वेतन होता है, चाहे ये लोकसभा के सदस्य रहे हों या राज्यसभा के सदस्य रहे हों। अगर ये लोकसभा के सदस्य थे तो लोकसभा का वेतन मिलेगा, अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा का वेतन मिलेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो हमारे देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई वर्णन नहीं। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी चलिए पॉइंट ध्यान देंगे। अगर हम लोग महान्यायवादी का वर्णन करते हैं तो हमारे संविधान में महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्या होगा? भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, इसी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की जितनी परिविधियां हैं सभी को वर्णित कर दिया गया है। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, महान्यायवादी से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं सभी को अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जोड़ दिया गया। पॉइंट समझ रहा है? ठीक है, महान्यायवादी क्या होता है? अच्छा सर इसको क्या कहा जाता है? महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? महान्यायवादी जो होता है भारत का पहला विधिक अधिकारी होता है। भारत का पहला प्रथम विधिक अधिकारी, विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला विधिक अधिकारी कौन होता है, तो देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का पहला अधिकार, सुनवाई का प्रथम अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, न्यायालयों में सुनवाई का पहला अधिकार किसको प्राप्त होता है? किसे प्राप्त है? महान्यायवादी को। ठीक है, इसी महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। भारत सरकार का क्या कहा जाता है? भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील कहा जाता है।
ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान देंगे, जैसे पॉइंट समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई विवाद हो गया, समझ रहे कि नहीं? मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई विवाद हो गया, ठीक है, या प्रधानमंत्री के ऊपर मान लेते हैं कि कोई कानून लग गया, ठीक है, या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी कार्यवाही हो गई, पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में प्रधानमंत्री तो नहीं जाएगा कि भाई आज तारीख हमारी ही चले जाए, अपने देश में तारीख देखें, हमारी आज तारीख पड़ गई है न्यायालय में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नहीं जाता है। उसकी देखरेख के लिए कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के ऊपर जो भी केस अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो जाती है, केस संबंधी, कोई कानून संबंधी कोई मुकदमा हो जाता है प्रधानमंत्री के ऊपर, तो ऐसे मुकदमों के निपटारा कौन करता है? महान्यायवादी करता है। तो इसी महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रधानमंत्री का क्या माना जाता है? वकील माना जाता है। पॉइंट क्लियर? इसलिए महान्यायवादी का गठन किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? आगे पॉइंट ध्यान देंगे, ये जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में बैठने का अधिकार होता है, बैठने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, ठीक है, मतलब भाषण दे सकता है, संसद में बैठ सकता है, ठीक है, किसी भी, चाहे लोकसभा में बैठ जाए चाहे राज्यसभा में बैठ जाए, ठीक है, इसको पूर्ण आजादी होती है। महान्यायवादी को पूर्ण अधिकार होता है कि ये क्या कर सकता है? कोई भी भाषण संभाषण दे सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो भाषण देने की पूरी क्या होती है? इसको आजादी होती है, लेकिन मतदान देने का कोई अधिकार नहीं होता है। संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। चलिए, तो यहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। अच्छा, एक और प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो हम यहां से बताएं आपको, भारत का महान्यायवादी से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बात है, महान्यायवादी से और कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब महान्यायवादी के बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आज की वीडियो साथियों इतना ही रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। जय हिंद साथियों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल निफ्टी 2.0 के साथ और हमारे फेसबुक आईडी सौरभ के साथ।